राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपसे जिस हस्ती को मिलाने के लिए जा रहे हैं, आप जब जानेंगे तो आपको लगेगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में किस तरीके से इस देश को, राष्ट्र को प्रथम बनाने की दिशा में लगातार काम किया जाता रहा है। हमारे बीच में हैं मणिकांत ठाकुर जी। इन्होंने पत्रकारिता के जमीनी पत्रकारिता, जिसे गांव की पत्रकारिता कहते हैं, जिसे मुखिया जी के दलान से शुरू होने वाला समस्या और वो प्रदेश और फिर देश तक पहुंचता है, इन्होंने इस माध्यम से, मतलब जमीनी पत्रकारिता से लेकर करके इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमने आपको पहले ही बताया, जो कि 24 देशों तक की इन्होंने यात्रा की है पत्रकारिता के माध्यम से, और 2 दशक तक, 20 वर्ष तक इन्होंने आकाशवाणी के माध्यम से पत्रकारिता कर इस राष्ट्र का इन्होंने सेवा किया। राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में इनका जो योगदान है, इसका तो हम वर्णन नहीं कर सकते। हम इनके लिए सिर्फ इन्हीं जैसे महान पत्रकारों के लिए ये शब्द कहा गया होगा, जो धरा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, अगर सो गए कलम के सिपाही, वतन के सौदागर वतन बेच देंगे। तो इन्होंने अपनी पत्रकारिता के माध्यम से इस वतन की रक्षा की है, इस वतन को एक दिशा देने का काम किया है, राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने का काम किया है। यही एक सच्चे पत्रकार का दायित्व है, यही एक सच्चे पत्रकार का काम है, और यही उससे कीर्ति देता है और आने वाले वक्त में उसे पढ़ा जाता है। जिस प्रकार हम आज़ादी से पहले जिन्होंने इस राष्ट्र को शब्द दिए, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो मणिकांत जी का जो यह कीर्ति है वो अनेक दशक तक चर्चा में रहेगा। लोग उसे पढ़ेंगे और मार्ग दर्शन होता रहेगा। हम मणिकांत जी से बात करेंगे। जो मणिकांत जी, आप चलते चलते ये बता दीजिए, जो कि कोरोना काल के बाद जो हमारे पत्रकार बंधु जो नहीं रहे इस दुनिया में, या जिनकी नौकरी चली गई, तो अब वो पुराने भी हो चुके हैं, काफ़ी लंबे समय से वो पत्रकारिता कर रहे हैं। अब नए जमाने का दौर चल रहा है, नए पत्रकार आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी से वो जो है सो भरे पड़े हैं। तो उस परिस्थिति में ये लोग क्या करें, उनके लिए क्या रास्ता हो सकता है? देखिए, एक बहुत विकट प्रश्न की ओर आपने अपना ही नहीं बल्कि हमारे दर्शकों का ध्यान भी आकृष्ट किया है। बहुत गंभीर विषय है कि वो क्या करें। बहुत सारे हमारे ऐसे सहकर्मी हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स को, जो आजकल के जो सोशल मीडिया हैं उन पे कोई काम नहीं किया, और उन्होंने जो कंप्यूटर को अपना दोस्त नहीं बनाया। तो देखिए, हम सब छात्र हैं, पत्रकारिता के छात्र हैं। ऐसे भी जीवन में हम सब विद्यार्थी कहते हैं अपने आप को, और सीखना पड़ता है। हमें हार नहीं मानना है, हमें तो आगे नई नई चीज़ें, हमने तो इस ज़माने का ट्रांजिशन देखा है, जहाँ के मैनुअल VHS टेप ढोते धोते अब हम डिजिटल पेन ड्राइव पे आ गए हैं। और अब ये जो स्टूडियो की रिकॉर्डिंग, LED लाइट्स एंड ऑल, ये तो मुझे स्वर्ग लग रहा है। ये तो कभी हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इतना आसान हो जाएगा एक टेलीविज़न की पत्रकारिता। बहुत शायद कुछ लोगों को डिफ़िकल्ट लगता हो, क्योंकि उनको कंटेंट में डिफ़िकल्टी हो सकती है। हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा ऑप्शन है उनके पास, सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म उनके हाथ में हैं। आपके पास एक मोबाइल है, जिसको आजकल हम मोजो कहते हैं, मोबाइल जर्नलिज्म कहते हैं। आप किसी न किसी संस्थान से जुड़िए, आप अपना यूट्यूब वाला चैनल बनाइए जो कि फ्री है। हाँ, अभी सरकार ने, सूचना प्रसारण मंत्रालय ने OTT प्लेटफॉर्म वगैरह को अपने परव्यू में लाया है। उसका कारण यही है क्योंकि उसके कंटेंट ऐसे भयावह हो गए थे जिसे आप परिवार के साथ नहीं देख सकते थे। इस पर सरकार का ध्यान गया कई शिकायतों के बाद। तो लेकिन न्यूज़ पे कोई प्रतिबंध नहीं है, और आप उन सारे चैनल्स को जो आपके हाथ में एक मोबाइल होना चाहिए, बस आप एक पूरा चैनल चला सकते हैं अपने मोबाइल के माध्यम से। इसके अलावा
जो चीज़ें हमने नहीं सीखी है हम थोड़े धैर्य के साथ उसको भी सीख लें। अगर नेट का शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो जिसे नेट पे काम करना नहीं आता हो, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कंप्यूटर पे टाइप करना नहीं आता हो। हाँ, हालांकि थोड़े धैर्य की आवश्यकता है, क्योंकि जिस तरह से निकाला गया है उन्हें अपने अखबार से, तो थोड़ा विस्थापन तो महसूस होता है, लेकिन धैर्य नहीं खोना है और आत्मबल नहीं खोना है। आपका जो गुण है आने वाले बच्चों का मार्गदर्शन वही करेगा। बहुत सीनियर हैं आप लोग, जो युवा पत्रकार हैं हमारे, अगर उनको भी मौके कम मिले तो मौके अब आने ही वाले हैं, ज़्यादा मौके आने वाले हैं, बल्कि उन्हें तो ये अनुभव और परिपक्व बनाएगा, उनकी पत्रकारिता और निखर के आएगी और मौके तो आ ही रहे हैं। और ये अब कोरोना काल भी लगभग समझिए कि वैक्सीन के आने के बाद से, वैक्सीन अगले 16 जनवरी 2021 से शुरू हो रहा है, तो उसके बाद वो भी संकट भी खत्म ही हो जाएगा। और नहीं तो फिर हमें इसके साथ रहना है, कोरोना के साथ रहना है, जीना है और देखना है कि कैसे हम क्या कर सकते हैं। तो उस पर दिलासा देना काफ़ी नहीं होता, सिर्फ बातें कहने से नहीं होता है, लेकिन जिस तरह से भी वो जुड़ना चाहें, जिस तरह से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहें, हम लोग हमेशा उनके साथ खड़े हैं और अपने अपने प्लेटफॉर्म्स लेके आगे हैं। प्लेटफॉर्म जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके आपके एक फ़ोन है, उस पर आप कर सकते हैं। एक यूट्यूब चैनल बनाइए जिसमें 4, 5, 7, 10, 15 जितना बढ़ता आपका दायरा बढ़ता जाएगा, आप उसमें पत्रकार मित्रों को जोड़ सकते हैं। हमारे कई बहुत ही पुराने पत्रकार युवा और बुजुर्ग मित्रों ने भी ये किया है और काफ़ी पसंद किया जा रहा है ऐसे चैनल को, क्योंकि इसके लिए उन्हें कोई खर्च नहीं करना होता, कोई केबल कनेक्शन नहीं लेना होता, जब मर्जी चाहा अपने मोबाइल पे देख लिया, लैपटॉप पे देख लिया, और बहुत ही पसंद किए जा रहे हैं। तो एक जो जैसे ऊर्जा है ना, ऊर्जा कभी बर्बाद नहीं होती है, उसका ट्रांसफ़र होता है एक चीज़ से दूसरे चीज़ में। तो यही हुआ है, अपॉर्चुनिटी जो गई है वो गई नहीं है, आपके लिए नए दरवाजे खोल रही हैं, आप उसका फ़ायदा उठाएं। और निश्चित रूप से चूंकि आप जानते हैं कि कंटेंट क्या है, आप जानते हैं कि पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है, मानदंड क्या है, किस कालखंड में किस तरह की बातें शोभा देती हैं, आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। हम सब आपके साथ हैं। अभी समय है एक ब्रेक का, हम ब्रेक के बाद फिर हम आते हैं और बात करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट मणिकांत जी से, और आपको ये जो बता रहे हैं आप इसे गंभीरता से ले, जो वो किस प्रकार से जमीनी पत्रकारिता से लेकर करके अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता तक की बात आज हो रही है राष्ट्र प्रथम की इस कार्यक्रम में। आप कहीं जाए नहीं, इंतजार करें, मैं तुरंत आ रहा हूँ ब्रेक के बाद। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। बिहार संपर्क विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना टीकाकरण को लेकर नीतीश सरकार की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। तो वहीं डायस्पोरा की बैठक में नीतीश कुमार को आमंत्रित किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित बैठक में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बिहार में टीकाकरण अभियान से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। बिहार में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान शेखपुरा पटना से होगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। यहां से बिहार में टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। प्रथम चरण में सभी जिलों के 300 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बिहार से डायस्पोरा की बातचीत में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया है। बिहार झारखंड एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका एवं भारत के वाणिज्य दूतावास जनरल न्यूयॉर्क के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार होंगे। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पूर्व विधायक गणेश शंकर विद्यार्थी के निधन पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अपने शोक संदेश में कहा है कि वो वामपंथी राजनीति के पुरोधा, स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रख्यात राजनेता थे। इनके निधन से राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अपूरणीय क्षति हुई है। साथ ही उन्होंने दिवंगत आत्मा की चिर शांति तथा उनके परिजनों को
दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। कोविड-19 वैक्सीन पटना पहुंच चुका है। स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे ने एयरपोर्ट पर इसे रिसीव किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि इसे राज्य के स्टोरेज सेंटर ले जाया जाएगा, उसके बाद फिर जिलों में भेजा जाएगा। आज बिहार के लिए बहुत ही महत्व का दिवस है और इतिहास के पन्नों में आज की तिथि लिखी जाएगी। कोरोना से बचाव के लिए जो टीका आया वह पटना आने की तिथि 12 जनवरी 2021 था। यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है और यह जो कोरोना का वैक्सीन आया है, इस वैक्सीन को सबसे पहले हम लोग अपने स्वास्थ्य कर्मियों को देने वाले हैं, जैसा बताया गया है। तो आज ऐसे महत्वपूर्ण दिवस पर जब ये कोरोना वैक्सीन आया है तो हम पटना हवाई अड्डा पर आए हैं उस वैक्सीन को रिसीव करके फिर यहाँ से वो वैक्सीन हमारे राज्य का जो स्टोरेज सेंटर है वहाँ पर जाएगा और फिर उसके बाद आगे जिलों में भेजा जाएगा। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में सरकार की विकासात्मक एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई। उन्होंने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा करते हुए सभी लोक प्राधिकारों को पीजीआरओ की सुनवाई में स्वयं अथवा किसी सक्षम पदाधिकारी को प्राधिकृत कर रिपोर्ट के साथ भेजने का निर्देश दिया। समस्तीपुर के जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तटबंध की सुरक्षा आदि से संबंधित बैठक की गई। बैठक में अपर समाहर्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी, सभी कार्यपालक अभियंता एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। बेगूसराय के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना की समीक्षा की गई। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाने का निर्देश दिया। गया के जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित समीक्षात्मक साप्ताहिक बैठक की गई। बैठक में मुख्य रूप से लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, आरटीपीएस, हर घर नल का जल, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एवं जल जीवन हरियाली से संबंधित योजनाओं पर चर्चा की गई। अररिया के जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच ने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की। बैठक में संबंधित कार्यकारी एजेंसियों के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। नवादा के जिला पदाधिकारी यशपाल मीना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति एवं जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक की गई। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सहरसा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने गणतंत्र दिवस समारोह के आयोजन की तैयारी के संबंध में पुलिस एवं प्रशासनिक पदाधिकारियों, एनसीसी, स्काउट एंड गाइड और अन्य संस्थाओं एवं संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। भोजपुर के जिला पदाधिकारी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने विभाग से संबंधित कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। आज स्थानीय आम्रपाली ऑडिटोरियम में भाजपा जिला अध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें संगठन के कार्यों की समीक्षा, आगामी कार्यक्रम, प्रशिक्षण शिविर, आगामी चुनाव की तैयारियों, राम मंदिर निर्माण निधि संग्रह आदि विषयों को लेकर चर्चा की गई। अपने अध्यक्षीय भाषण में बिहार सरकार के भूमि सुधार, राजस्व एवं कानून मंत्री राम सूरत राय ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि सभी को एकजुटता से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। कार्यकर्ताओं का यह अपना एक परंपरा है। आज जिले का कार्य समिति हो रहा है। उस कार्य समिति में सभी सादर आमंत्रित हैं और संगठन के बारे में चर्चा हुई है। चुनाव जो होना है, पंचायती राज, नगर पंचायत, उनके बारे में लोगों को सुझाव दिया गया है और अपने कार्यकर्ताओं को ये बताया गया है आत्मनिर्भर बिहार और आत्मनिर्भर भारत कैसे बने, इसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया है। और निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर इस पर काम करेंगे। लोकल प्रभाव निश्चित रूप से अपने कार्यकर्ताओं को मैंने कहा है कि पंचायती राज का चुनाव हो, नगर परिषद का हो, नगर पंचायत का हो या नगर पालिका का हो, सारे चुनाव में आपकी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता है। तो जो हमारा भारत का सरकार, बिहार का सरकार जो भी व्यवस्था भेजता है, जब तक हमारा पंचायत का सरकार नहीं होगा तो इस चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करा पाए। मदर इंडिया परिवार की ओर से लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं राष्ट्र के बारे में यही एक परिचय देना चाहूँगा
अगर हमारे देश में जो सरकारी कर्मचारी हैं वह अगर सच्ची ईमानदारी से कार्य करें तो मैं समझता हूं हमारा देश कुछ अच्छी उपलब्धियों की ओर जाएगा। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? आज़ादी से लेकर आज तक हमारे देश ने बहुत तरक्की करी है। पिछले 70 सालों में भारत देश एक महान देशों में है। आज हम कोरोना वायरस के अंदर देख रहे हैं कि हमारे देश में कोरोना से मुकाबला करने के लिए जनता ने खूब सहयोग करा और हमारे देश ने तरक्की भी बहुत करी। जो पिछले प्रधानमंत्री थे वो बच्चों के लिए, जब हम सुना करते थे कि कंप्यूटर आएगा और कंप्यूटर से नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन आज हमारे हाथ में कंप्यूटर है, हमारे हाथ में मोबाइल है। जो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने देन दी थी वो आज बच्चों के काम आ रही है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने में वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र सरकार से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आज हमारे देश में जो हालात चल रहे हैं उनके लिए ठोस कदम उठाए जाएं। देश तरक्की तब करता है जब देश की जनता के साथ साथ सरकार अपने कदम, ठोस कदम जो उनसे हैं उठाने के साथ साथ जनता का भला भी करे, ताकि हम देखते हैं बाहर के देश जो से खुशहाली में जी रहे हैं, हम लोग सिर्फ धरने, प्रदर्शन और झगड़ों में जी रहे हैं। हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए। हमें विकास वो चाहिए जिससे हम अपने बच्चों को उज्जवल भविष्य दें। राष्ट्र सर्वप्रथम कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आप राष्ट्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हमें सभी काम सरकार के जिम्मे सौंपने से अच्छा है कुछ जिम्मेवारियां हम खुद से भी निभाएं। हम सिर्फ सरकार के भरोसे बैठे रहेंगे तो राष्ट्र सर्वप्रथम कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, सरकार अपनी जिम्मेवारियां निभाती है, कहीं कमियां भी रह जाती हैं, लेकिन हम कम से कम अपना कर्तव्य अच्छे से निभाएं। आज़ादी से लेकर अब तक भारत ने काफ़ी विकास किया है, लेकिन भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? भारत को विश्व गुरु बनाने में जनता को चाहिए कि बढ़ चढ़कर सहयोग करें और सरकार को चाहिए शिक्षा और हमारी मेडिकल सुविधाएं, इस पर ज़्यादा फोकस करें। जहां शिक्षा और मेडिकल सुविधाएं अच्छी होंगी वहां राष्ट्र को आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आप क्या चाहते हैं और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कि राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में वे अपना क्या योगदान दें? केंद्र और राज्य सरकारों की जहां तक बात है, आपसी तालमेल जहां नहीं है राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, वो अपना अच्छे से तालमेल करें। जनता की असुविधाओं पर, उनकी दिक्कतों पर मिलजुल कर काम करें, तभी देश विकास की ओर तेजी से जाएगा। जनता के पास भी बहुत समस्याएं हैं, सरकार के पास भी एक लिमिटेशन है। आपस में तालमेल जनता के साथ, राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ बना करके ही सब आगे बढ़ सकते हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम बनने में भ्रष्टाचार कितना बाधक है, इस संदर्भ में आप बताएं। हमें चाहिए कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करें। हम भ्रष्टाचार के रास्ते को खुद अपनाते हैं। हम अपनी सुविधा को देखते हुए शॉर्टकट में चले जाते हैं। यदि हम ठीक हैं तो भ्रष्टाचार की हमें जरूरत कहाँ है? हम क्यों उसमें लिप्त होते हैं? हम अपना बचाव करें, अपने सब काम अपने ठीक से करें। दैनिक इंडिया दर्पण परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देश भर में लोहड़ी का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति से एक दिन पहले लोहड़ी का त्योहार मनाया जाता है। माना जाता है कि लोहड़ी की रात के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं। ये त्योहार खासकर से सिख समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। लोहड़ी को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित है। पंजाबी परंपराओं के तौर माना जाता है कि सर्दियों का मौसम फसलों की बुआई से
कटाई तक का होता है, जिसके बाद ये लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। लोहड़ी पर एक और कथा प्रचलित है दूल्हा भट्टी की, जिसने गरीब किसान की बेटियों का जबरदस्ती विवाह अमीर मुगल सरदारों से होने पर रुकवाया था और इस गरीब किसान की बेटियों सुंदरी और मुंदरी का विवाह उनके पिता की मर्जी से करवाया गया था। लोहड़ी के दिन लोग अपने घरों के बाहर लकड़ी का गट्ठा इकट्ठा कर उस पर आग जलाते हैं। उसके बाद विधि विधान उसकी पूजा कर उसमें मूंगफली और रेवड़ी डालकर अग्नि देवता की पूजा करते हैं। इस दिन लोग पारंपरिक परिधान पहनकर अग्नि के चारों ओर फेरा डालते हैं और लोग गीत गाते हैं और नाचते हैं। इस दिन दान दक्षिणा का भी बहुत महत्व माना जाता है। आज लोहड़ी के त्योहार के साथ साथ भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा का जन्मदिन है। पंजाब के पटियाला में 13 जनवरी 1949 को भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री विंग कमांडर राकेश शर्मा का जन्म हुआ था। आपको बता दें कि वह दुनिया के 138वें अंतरिक्ष यात्री हैं। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और सोवियत संघ के इंटरकॉस्मोस कार्यक्रम के संयुक्त अभियान में अन्य सोवियत अंतरिक्ष यात्री के साथ 8 दिन अंतरिक्ष में रहे। आपको बता दें कि जब इंदिरा गांधी ने उनसे पूछा था कि अंतरिक्ष में भारत कैसा लगता है, तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष से सूर्योदय और सूर्यास्त का बेहतरीन नजारा है। जानकारी के अनुसार राकेश शर्मा पहले ऐसे व्यक्ति कहे जा सकते हैं जिन्होंने योग को अंतरिक्ष तक पहुंचाया था। उन्होंने अंतरिक्ष में मानसिक तनाव से छुटकारा पाने के लिए शून्य गुरुत्वाकर्षण योग किया। 1966 में एनडीए पास कर राकेश शर्मा इंडियन एयरफोर्स में कैडेट बने। राकेश शर्मा ने 1970 में भारतीय सेना को ज्वाइन किया था। उस समय उनकी उम्र 21 साल थी। राकेश शर्मा 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान चर्चा में आए थे, क्योंकि उन्होंने मिग एयरक्राफ्ट के जरिए दुश्मनों पर हमला करके उनके छक्के छुड़ा दिए थे। राकेश शर्मा को उनकी उपलब्धियों के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलन पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट 3 नए कृषि कानूनों पर अगली सुनवाई तक रोक लगाता है। तो वहीं एक कमेटी का गठन का भी आदेश दिया है, जिसके बाद किसानों ने कृषि कानूनों पर रोक का तो स्वागत किया, लेकिन कमेटी के गठन से ऐतराज किया, जिसके 2 कारण माने जा रहे हैं। पहला तो किसान 3 कृषि कानूनों को रद्द करना चाहते हैं, वो कोई संशोधन नहीं चाहते। तो वहीं दूसरा कि कोर्ट द्वारा कमेटी के लिए जिन व्यक्तियों का नाम दिया गया है वह उससे सहमत नहीं है। कमेटी पर किसान नेता राकेश टिकैत ने 2 टूक में कह दिया कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी के सदस्यों पर भरोसा ही नहीं है। साथ ही आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व में शामिल किसान नेता डॉक्टर दर्शनपाल का कहना है कि हमने ये पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन हमने इस मामले में मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट से कोई प्रार्थना नहीं की है और ऐसी किसी भी कमेटी से हमारा कोई संबंध नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से किसान नेता ने ये तक कह दिया कि ये अफसोस की बात है कि देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मदद के लिए बनाई इस कमेटी में एक भी निष्पक्ष व्यक्ति को नहीं रखा है। आपको बता दें कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर किसानों की असंतुष्टि सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना माना जा सकता है। किसान 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं सरकार इन कानूनों में संशोधन करने के लिए तैयार है। इस बीच किसानों और सरकारों के बीच कई बार वार्ता भी हो चुकी है, जिसमें से ज्यादातर वार्ता बेनतीजा साबित हुई। अब अगली वार्ता 15 जनवरी को बताई जा रही है। साथ ही किसानों ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर मार्च करेंगे। अब सबकी नजर अगली वार्ता पर है। मैं अभी हनुमान मंदिर प्रांगण में हूँ। कनाट प्लेस स्थित प्राचीन बालाजी मंदिर में मैं अभी प्रवेश कर रहा हूँ। भक्तों की भीड़, सैकड़ों भक्त आते हैं कोरोना का पालन करते हुए, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। देखिए कितनी सजावट है। मैं अपने राष्ट्र प्रथम टीवी चैनल से आपको दिखा रहा हूँ प्राचीन हनुमान मंदिर कनाट प्लेस। 500 साल पुरानी यह मंदिर भक्तों की आस्था का प्रतीक है। देखिए राजा रामचंद्र जी है। दिखाने की चेष्टा कर रहा हूँ, भीड़ ज़्यादा है लेकिन दिखा रहा हूँ मैं आपको। मुझे दर्शन कीजिए हनुमान जी का। मेरे साथ प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत महोदय हैं इस समय। महाराज आपका पूरा नाम? सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम महाराज जी हैं। क्या क्या आयोजन हो रहा है मंदिर में? मंदिर में पारायण होगा, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ेगा, पूरा पारायण होगा और भंडारा भी हो रहा है। देखिए कोरोना का पूर्णतः पालन करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ हनुमान जी के प्रांगण में। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ।
देखिए बच्चे भी आए हैं हनुमान जी का दर्शन करने। आप कहाँ से आई हैं? उत्तम नगर से। अच्छा, क्या शुभ नाम आपका? नेहा। तो नेहा जी, हनुमान जी की कृपा है आपके ऊपर विशेष? कितने वर्षों से आती हैं? बचपन से ही आ रहे हैं। तो नेहा जी बचपन से ही आते हैं। उनके गोद में छोटा नन्हा सा बालक भी है, वो भी हनुमान लला का दर्शन करने पहुंचा है। देखिए कितना भक्तिपूर्ण वातावरण और मंदिर में भक्तों की आस्था यह साबित करती है। यह 500 वर्ष पुराना पांडवकालीन हनुमान जी का मंदिर काफ़ी आस्था का केंद्र है और यहाँ पे जो आते हैं वो खाली हाथ नहीं जाते। मैं मिहिर कुमार झा, राष्ट्र प्रथम के लिए हनुमान मंदिर किनाट प्लेस से। ओम जय बजरंगबली वीरा, जय बजरंगबली। पिछले 5 महीने से वेतन न मिलने पर दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक ही काम पर नहीं लौटेंगे और इस बीच कोई अन्य कर्मचारी भी काम करता नजर आया तो उसे भी काम करने से रोक दिया जाएगा। इनका मानना है कि जब तक दिल्ली नगर निगम इनको वेतन नहीं देता तब तक इनकी हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम दिल्ली सरकार से निगम के 13,000 करोड़ रुपए की मांग कर रहा है, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया और दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के सभी बूथों पर दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो वहीं दिल्ली सरकार का मानना है कि दिल्ली नगर निगम ने पिछले 15 सालों में 2500 करोड़ का घोटाला किया है, जिसका खुलासा करने के लिए दिल्ली के अलग अलग जगहों पर दिल्ली की आम आदमी पार्टी मोहल्ला सभाएं करेंगी। मोटरसाइकिल रैली पर मेरी पूरी समस्त करोल बाग जोन की टीम साथ घूम रही है। कल मेरी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी से, सुभाष खिरालिया जी से रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप के द्वारा माध्यम से बात हुई और आज हम सिटी एसपी जोन के लिए निकले हुए हैं। ये मेरी पूरी टीम है, मेरे सहयोग में मेरे साथ मोटरसाइकिल पे घूम रही है। आज हमने अंबेडकर पचकियों के सामने जो खत्ता था, कुछ एक कर्मचारी रिक्शा लेके घूम रहा था, आज हमने उसको पकड़ा लिया। आपने देखा भी होगा, हमने सारा कूड़ा रोड पे गिरवा दिया। आज हम रोड पे निकल चुके हैं सिटी एसपी जोन के लिए। आज सभी जगह देखेंगे, कोई कर्मचारी अगर काम कर रहा होगा तो उनका बहिष्कार करेंगे और उनको समाज के बीच में लेकर आएंगे, चाहे वो अपने समाज का हो, चाहे बाहर का हो, चाहे खत्ते वाला हो। आज उनको हम समझाने के लिए निकले हैं। एक बार समझाएंगे लेकिन आगे उसको बख्शा नहीं जाएगा कि आज प्यार से हम उनको समझा रहे, कोई कर्मचारी काम ना करे, कोई साथी काम ना करे। अगर उसके बावजूद भी वो काम करता है तो उसके साथ सख्ती बरती जाएगी। आज ये पाड़गंज जोन के अंदर आए हैं और सभी कर्मचारियों से मिले। इस एरिया में काम नहीं हो रहा, हम खुद देखते हुए आ रहे, काम बंद हड़ताल है। हमारे सभी कर्मचारी काम हड़ताल पे हैं और अभी हम सारे इस पूरे पाड़गंज एरिया में घूमेंगे, सदर जोन में भी घूम रहे हैं। अगर कोई काम ऐसा कर रहा होगा तो उस भाई को हम प्यार से समझाएंगे ताकि आगे से वो काम ना करे। मजदूर एकता जिंदाबाद। 25 वर्षों से प्रकाशित हिंदी दैनिक इंडिया दर्पण, 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, PID न्यूज राष्ट्र प्रथम परिवार की ओर से समस्त राष्ट्रवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में मणिकांत जी ने बहुत ही विस्तार से आपको बताया कि आप अपने अंदर हौसला रखिए। अगर एक दरवाजे बंद होते हैं तो कई और दरवाजे खुल जाते हैं। आप धैर्यपूर्वक आप अपने कदम को बढ़ाते रहिए, आपके पास मौका है। मैं मणिकांत जी का शुक्रिया अदा करूंगा जो आप आज आकर करके कात्यायनी टीवी के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र के मीडिया जगत के लोगों को, पत्रकारों को एक मार्गदर्शन देने का आपने काम किया है। यह जो है प्रेरणा युवा पीढ़ी को काफ़ी सकारात्मक संदेश देगा। हम राष्ट्र प्रथम की बात ललित सुमन के साथ में आज यहीं विदा लेते हैं और फिर हम आपसे अगले कार्यक्रम में जल्दी मिलते हैं। राष्ट्र सर्व